साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जो फर्स्ट ग्रेड को लेकर अपन ने सामान्य विज्ञान की जो श्रृंखला चला रखी है, उसके अंतर्गत अपन हर बुधवार को एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं। पिछले बुधवार को किसी कारण से अपलोड नहीं हुआ था, उसको फिर कभी टाइम निकाल के डालेंगे। आज उसी क्रम में अपना जो अगला वीडियो है वो अपन 3 टॉपिकों को लेकर चलेंगे। आज 3 टॉपिक आपको जैसे सामने दिख रहे हैं। पहला है पदार्थों का पृथक्करण, दूसरा है भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, और तीसरा है पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन पर ताप व दाब का प्रभाव। बड़े सरल टॉपिक हैं, आप वीडियो के साथ साथ ही इनको याद कर लोगे और लिख लोगे तो और बढ़िया याद हो जाएंगे। ये चीज़ें सरल हैं, कुछ कुछ अंतर है, थोड़े बहुत क्वेश्चन यहाँ से साधारणतया क्वेश्चन बन सकता है और हर कोई व्यक्ति आज वाले वीडियो को समझ लेगा, चाहे वो आर्ट्स का है, साइंस का है, कॉमर्स का है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपसे इसने अगर इससे पहले वाले वीडियो इस सीरीज के नहीं देखे हैं तो पहले उनको देखना, वरना ये समझ में थोड़ा कम आएगा। और आपने अगर पहले वाले देख रखे हैं तो एक बार वीडियो को पॉज करके जस्ट इससे पहले वाला वीडियो है जो आपने नोट कर रखा है कॉपी में, उसको एक बार 2-5 मिनट के लिए रिवाइज कर लें। रिवाइज करने के बाद आपको ऐसा लगा होगा कि आपको ये बात याद है कि पदार्थ क्या होते हैं, द्रव्य क्या होते हैं। एक ही बात है, पदार्थ या द्रव्य क्या होते हैं। क्या पदार्थ या द्रव्य की विशेषताएं होती हैं, कितने प्रकार की अवस्थाएं होती हैं इनकी। ठोस है, द्रव है, आपके गैस है, प्लाज्मा है, कंडेंसेट, आइसेंट है। ठोस है, द्रव है, गैस है, 3 प्रमुख अवस्थाएं हैं। ये सब आपके दिमाग में आ गई होंगी बातें। उसके साथ आपने परमाणु की परिभाषा को रिवाइज कर लिया होगा, अणु को देख लिया होगा आपने, तत्व आपके दिमाग में आ गया होगा, यौगिक आपके दिमाग में आ गया होगा, और उसके बाद में विसरण आपके दिमाग में आ गया होगा। पदार्थों से संबंधित अपन ने इतनी सारी बातें देखी हैं। इसी बात को कंटिन्यू करते हैं। देखो, 2 शब्द मैंने यहां पर चलेंगे, एक होता है पदार्थ और एक होता है मिश्रण। एक होता है क्या, पदार्थ, और एक होता है मिश्रण। इनको अपन लेके चलेंगे, इससे आपकी बातें इसी समझ में आ जाएंगी। पदार्थ मिश्रण क्या होते हैं। पदार्थ की तो अपन ने सारी अवस्थाएं पढ़ी है, ठोस है, गैस है, द्रव है, ये सब पदार्थों में आ रहे हैं। और मिश्रण अपन ने पढ़ाया था, फिर भी मैं देखो आपको रिवाइज करवाते हुए सारी बातें चलता हूं। देखो, जैसे चीनी है, चीनी क्या है, पदार्थ है मान लो, क्योंकि चीनी को आप इतनी सी लो तो भी चीनी है, 1 चम्मच लो तो भी चीनी है, और 1 किलो लो तो भी चीनी है। चीनी में चीनी के अलावा कुछ नहीं है। चीनी में चीनी के अलावा कुछ नहीं है। इसका मतलब चीनी एक प्रकार से क्या है, पदार्थ है। मतलब ऐसा कह सकते हैं, एक ही प्रकार के कण, एक ही प्रकार के कण। एक बात हो गई। दूसरा, जैसे मान लो मिट्टी ली, तो मिट्टी में पदार्थों के क्या है, अलग अलग प्रकार के कण हैं। तो पदार्थों के एक ही प्रकार के कण होते हैं, उसको अपन एक तरीके से पदार्थ बोल सकते हैं। और यहां पर अलग अलग प्रकार के कण हैं, उसको अपन ने क्या बोल दिया, मिश्रण बोल दिया। ये तो अपने आप में पदार्थ मान लो और ये मान लो मिश्रण हो गया। इसमें चीनी के पदार्थ हैं ये सारे के सारे, और यहां पर ये मिश्रण हो गया, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार के कण हैं। तो 2 या 2 से ज्यादा कण किसी स्थान पर व्यवस्थित हैं, तो उसको अपन ने क्या बोल दिया, मिश्रण बोला, कि वो आपका मिश्रण है। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मिट्टी तो लिया ही लिया, और जैसे मान लो कि आपके शरबत है, शरबत में 2-3 चीजें मिली होती हैं, मिश्रण हो गया। और एग्जाम्पल दूं तो मान लो वायु है, वायु में अलग अलग प्रकार की गैसेज हैं, मिश्रण हो गया, कोई एक गैस नहीं है वायु के अंदर। उसके बाद में जैसे आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम कई सारी चीज़ों से मिलके बनती है, ये क्या हो गया, मिश्रण हो गया। और आप देखो तो जैसे आपके गुड़ है, ठीक है, चीनी है, अन्य लवण है, इन मिलके गुड़ का निर्माण करते हैं। एक आपके जैसे दूध है,
एक आपके जैसे मान लो कि समुद्री जल है, ये उदाहरण है, ये कुछ आपको ज़्यादा ये रटने की जरूरत नहीं है। मिट्टी आएगी, ये सब क्या है, मिश्रण के एग्जाम्पल है। मतलब इनमें आप देखोगे कि कई प्रकार की चीजें हैं, अलग अलग प्रकार के कण मौजूद है इनमें। ये मिश्रण है, शरबत है, वायु है, आइसक्रीम है, गुड़ है, दूध है, समुद्र जल है, ये सब क्या है, एक प्रकार से मिश्रण के एग्जाम्पल आते हैं। अब इस मिश्रण को अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जो कर ही लिया था पहले। एक क्या है, समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। परिभाषा से आपको बात समझ में आएगी। ऐसे मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक, है ना, पदार्थों के घटक हों। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल जल प्लस नमक, तो जल है और नमक है, समांगी मिश्रण है, मतलब दोनों मिक्स हो गए। मिक्स होने के बाद दोनों में आप जल से नमक को सीधा सीधा मिश्रण से अलग नहीं कर पा रहे हो। समांगी मिश्रण है, मतलब उसमें मिल गया वो। ठीक है, विषमांगी मिश्रण के अंदर पदार्थों के घटक अलग अलग हों, या इसमें ऐसा लिख सकते हो, ऐसे मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थों के घटक समान हों। अब आप कह रहे हो जल और नमक अलग अलग है, समान नहीं है, लेकिन जल के अंदर नमक घुल गया, अब समान ही है स्थिति। अब आपको जल में नमक अलग नजर नहीं आ रहा, जल में आपने चीनी डाल दी, अब वो जो चीनी का पानी है ना, उसके अंदर चीनी दिख नहीं रही है, आपको चीनी नजर नहीं आ रही है, ये समांगी मिश्रण है। और पदार्थों के घटक अलग अलग हों, आपको अलग अलग नजर आ रहे हो, आपको ऐसा नहीं नजर आ रहा कि एक ही चीज मिल गई है, मिक्स नहीं होती उसके अंदर, वो विषमांगी मिश्रण है। मतलब पदार्थों के घटक ऐसे ऐसे हैं जो आपस में मिक्स किसी भी सूरत में होने नहीं है, उनको बोलते हैं आपके विषमांगी मिश्रण। और मतलब अलग अलग हों, और ऐसा कह सकते हैं, और उन्हें अलग अलग देखा जा सकता है। जैसे मान लो जल प्लस तेल, अब दो चीजों का मिश्रण हो गया, ये पानी में तेल डाल दिया आपने, अब किसी भी सूरत में दोनों मिक्स नहीं होंगे, मिश्रण तो बन गया, लेकिन विषमांगी है वो, क्योंकि आप उनको अलग अलग देख सकते हो। जबकि इस वाली कंडीशन में आपने जल में नमक डाला ना, कुछ समय बाद में आप नमक को देख नहीं सकते हो, और नमक जल के अंदर मिक्स हो गया। नमक में जल में आपने क्या डाला, चीनी डाली, कुछ समय बाद में चीनी इसमें मिश्रित हो गई। आई क्या बात समझ में? तो इस प्रकार से जल और नमक दो घटक तो हो गए, दो या दो से ऐसे घटक जो समान हो, आपस में एक दूसरे में मिक्स हो जाते हो, समांगी है। और जो असमान हो, जो आपस में मिक्स नहीं होते, आप उनको अलग अलग देख सकते हो। मिट्टी उठाई, जैसे आपने बाहर गए और आपने मिट्टी उठाई, मिट्टी के अंदर देखो आपको कि मिट्टी भी नजर आ रही है, फिर कंकर नजर आ रहे हैं, फिर पत्थर नजर आ रहे हैं, फिर कोई बीड़ी का गुटका नजर आ रहा है, फिर कोई कागज नजर आ रहा है, पेड़ की कोई पत्ती नजर आ रही है। आप इनको सबको क्या कर सकते हो, अलग अलग देख सकते हो, अलग अलग महसूस कर सकते हो, कभी नहीं आपस में मिक्स हुई नहीं है। इस प्रकार के मिश्रण को क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण है। ये तो अपन मिश्रण की थोड़ी बहुत बात कर रहे हैं। अपना टॉपिक क्या है, अपना टॉपिक जो आज का है वो ये है कि इन पदार्थों का अपन पृथक्करण कैसे करें। मिश्रण जो बन गया, मतलब मिश्रण के अंदर अलग अलग पदार्थ आ गए, तो उन पदार्थों को अपन अलग अलग कैसे करें, उन मिश्रित जो पदार्थ हैं उनको अपन अलग अलग कैसे करें, उनके लिए अपना टॉपिक है। सीधे सीधे आपको बातों से समझ में आ जाएंगी बातें, आप ध्यान से सुनना। और अपना टॉपिक क्या है, वो है आपका पदार्थों का पृथक्करण, जो आपने मेन डाल ही रखा है। कई प्रकार की विधियां, देखो एक एक नाम समझोगे आपके समझ में आ जाएगा। पहला देखो, एक आपने सुना होगा बीनना, हैंड पिकिंग, आपने घर में देखा होगा या आप खुद भी करते होंगे कि अगर जैसे मान लो चावल है, किसी के अंदर चावल के अंदर कोई चीज़ अशुद्धि ऐसी मिल गई जो आपको दिख रही है, तो अपन क्या करते हैं, हाथ से उसको अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। कोई मूंग है, मूंग के अंदर कोई चीज़ मिल गई तो अपन मूंग को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। चने अपन क्या करते हैं, रात को भिगोते हैं और सुबह आपको क्या करना है, उनको फ्राई करना है। तो अपन क्या करते हैं, चने रात को जो भिगे हुए चने ना, उनमें कोई ऐसा चना जो नहीं भिगा हो,
उसको अलग करना। तो आप क्या करते हैं, थाली में चने लेते हैं, उनको ऐसे ऐसे भिगे भिगे को अलग अलग करते रहते हैं, जो हार्ड है ना उसको उठा के फेंक देते हैं, अलग कर देते हैं। ये क्या है, हाथ से पृथक करना। अगर अपन किसी चीज को हाथ से पृथक कर रहे हैं, हैंड पिकिंग कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, बीनना बोलते हैं। बीन लिया अपन ने अलग अलग देख के। 2 नंबर पे छानना, सीविंग। आटे को लेके आते हैं और आटे से आप रोटियां बनाना चाहते हो तो आटे से वो पहले क्या कर देते हो, छान लेते हो। तो उसमें जो मोटे पार्टिकल्स हैं वो अलग से हो जाता है, हस्क जो है भूसा है वो अलग से हो जाता है। ये छानना है, ये भी क्या करना है, पदार्थों को पृथक करने का तरीका है। ठीक है, अभी देखो हार्ड हार्ड आएंगी चीजें, थोड़ा सा अभी साधारण है। तीसरा है निस्यंदन, मतलब फिल्टरेशन। जैसे मान लो रेत गिर गई जल में, तो आपने ये क्या कर लिया, एक बीकर लिया, ठीक है, बीकर के अंदर आपने ये एक कीप लगा दी, कीमा लगा दिया आपने, और कीमे के ऊपर ऐसे डंडा डाल के मान लो आप इसके ऊपर धीरे 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 पानी डाल रहे हो। तो यहां पर क्या है, यहां पर हमने डाल दिया फिल्टर पेपर, तो इसमें छण छण के पानी इधर आ रहा है, फिल्टर कर लिया पानी को। तो पानी में कोई रेत या ऐसा कोई चीज जो अविलेय पदार्थ हो, तो ऐसा कह सकते हैं कि अपन जल में अविलेय पदार्थों के पृथक्करण के लिए, अविलेय पदार्थों का पृथक्करण छान लिया। दूध लेके आते हो शाम को, डेयरी से दूध आता है, आपके घर पे दूध आता होगा, तो दूध लाते क्या करते हैं अपन, उसको छानते हैं। छानने से क्या होगा, अगर उसके अंदर कोई बाल आ गया हो या फिर कोई और कोई पत्ती आ गई हो या और कोई चीज़ आ गई हो तो वो उसी के अंदर आ जाता है, किसमें, चलनी के ऊपर आ गया और दूध आपका छण के अलग हो गया। पानी को भी छान के पीते हो, तो चाय पत्ती, चाय बनाई आपने और चाय पीना चाहते हो, तो चाय ऐसी तो नहीं पी जाती ना, क्या करते हो, चाय को चालनी से छानते हो। तो ऐसी चीज़ें जो चाय में, कौन सी चीज़ें छड़ेंगी, जो अविलेय हैं, जो उस चाय में घुली नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को पृथक करने के लिए प्रक्रिया काम में लेते हैं, उसको बोलते हैं निस्यंदन, फिल्ट्रेशन, फिल्टर कर लिया। ठीक है, 4 नंबर पर देखो निष्पावन, या इसको फटकना भी बोलते हैं, विनोविंग। आपने देखा होगा कि जब खेतों में किसान काम करता है तो जिसको बरसाना बोलते हैं, जैसे मूंग है उनमें कचरा पड़ा है, तो ऐसा 2 तरह की चीजें हैं यहाँ पर, तो कचरा है जो हल्का है और मूंग है वो भारी है, चने हैं या जो भी पदार्थ हैं जिनको, बाजरा है, गेहूं है, उनको फिर अपन क्या कर देते हैं, एक किसी छाले में या जो भी अलग अलग प्रकार के यंत्र हैं उनमें, जो उपकरण हैं उनमें डाल के अपन क्या करते हैं, उसको हिलाते हैं। हिलाते ही हवा चलती है तो हवा के साथ जो हल्के पार्टिकल होंगे वह क्या क्या दूर उड़ जाएंगे। बाजरा निकलवाते हैं मशीन से, उसमें भी क्या होता है कि मशीन से जो हल्के पार्टिकल हैं वो दूर चले जाते हैं, या आप बरसाते हो जिसको ऐसा बोल सकते हो, उसको बोलते हैं निष्पावन या विनोविंग, हवा के द्वारा। तो ऐसा कह सकते हैं कि ठोस को वायु प्रवाह से पृथक करना है, वायु प्रवाह से क्या करना है, पृथक करना है, अलग करना कहलाता है निष्पावन। ठीक है जी। पृथक्करण की एक विधि अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगेशन। दही जमाया रात को, उस दही के अंदर घी भी है, उस दही के अंदर छाछ भी है, लेकिन दोनों मिले हुए हैं, दही ही नजर आ रहा है आपको, छाछ और घी नजर नहीं आ रहे। तो क्या करना है आपको, दही से छाछ को और घी को अलग करना है। तो बिलोवना करते हैं, बिलोवना करते हैं, जो मशीन डालते हैं या हाथ से जब बिलोवना करते हैं तो क्या होगा, उस प्रक्रिया को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, मतलब चारों तरफ की चीजें हैं वो सेंटर में आकर इकट्ठी होती हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स लगता है, और सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स के कारण से जो भारी चीजें हैं वो पेंदे में आ जाती हैं, हल्की चीज ऊपर आ जाती है, और कुछ समय बाद में बिलोना जब कर देते हैं तो बिलोना करने से आपके घी या जिसको मक्खन बोलते हो, मक्खन है और छाछ है वो क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। ये प्रक्रिया आपके अपकेंद्रण है, मतलब पदार्थों का अपने पृथक्करण कर लिया इससे। बहुत सरल सरल चीजें हैं पर यहां से क्वेश्चन उठते हैं। आगे देखो 6 नंबर चीज क्या कर सकते हैं, थ्रेसिंग। कई बार देखा होगा
कि खेत के अंदर कई बार गेहूं वगैरह या फिर कई चीज़ें ऐसी निकाली जाती हैं जिनके अंदर जो तना खूब है और तने के साथ में अपना फल लगा हुआ है, तो अपन क्या करते थे, दीवार पे या किसी लकड़ी के फट्टे पे उनको पटक पटक कर क्या कर देते हैं, वो चीज़ें अलग कर लेते हैं और तना अलग कर लेते हैं। तो पटक पटक कर किसी ठोस पदार्थ को अलग अलग करना, फटक कर अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेशिंग कहलाता है। 7 नंबर पर वाष्पीकरण। वाष्पीकरण आपको पता ही है, जैसे मान लो समुद्री जल है और उससे नमक बनाना है, तो समुद्री जल के अंदर नमक खूब घुला हुआ है, तो क्या करोगे, आप घर पे भी कर सकते हो ऐसा प्रैक्टिकल। जैसे मान लो एक पानी का गिलास है, पानी के गिलास में आपने थोड़ा नमक डाल दिया, अब आप क्या करना चाहते हो, वाष्पीकरण करना चाहते हो, तो उसको क्या करना, थाली में डाल लेना पानी को और चूल्हे पे चढ़ा देना, थोड़े समय में पानी पानी उड़ जाएगा, नमक नमक रह जाएगा। तो ऐसा क्या करना है कि ठोस को अलग करना है वाष्प बनाकर, तो जो जो बाकी चीजें हैं, द्रव है, वो तो क्या करेगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा और ठोस आपका रह जाएगा। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। ठीक है। एक पृथक्करण का तरीका है चुंबकीय पृथक्करण विधि, सबको पता ही है। किसी स्थान पर अगर लोहा गिरा है तो उसको अपन ने क्या कर दिया, चुंबक की सहायता से लो पदार्थों को पृथक्करण को निकालना क्या कहलाता है, चुंबकीय पृथक्करण कहलाता है। चुंबक के माध्यम से पृथक करना। 9 नंबर पे आप क्या समझ सकते हो, इसको पहले मिटाता हूं मैं, इतना आपने नोट कर लिया होगा, आगे चलेंगी चीजें। चुंबकीय पृथक्करण के बाद में देखो एक बढ़िया प्रक्रिया आती है जिसके तहत आपको क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर, और उस प्रक्रिया का नाम है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ कि जैसे ठोस है कोई और आपने उसको गर्म किया, कायदा क्या बनता है, कोई सॉलिड है, जब उसको हीट मिलती है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होना चाहिए। पर ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया वो है जिसमें किसी ठोस को गर्म करने पर वो वाष्प में तब्दील हो जाता है, वेपर में बदल जाता है, और उस वाष्प को ठंडा किया तो वापस किस में कन्वर्ट हो गई, ठोस में कन्वर्ट हो गई, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है। सब्लिमेशन, इंग्लिश में लिखो तो सब्लिमेशन। इसके अंदर जैसे मान लो कि अभी जैसे सर्दियां खत्म हुई तो अपन अपने जितने भी ऊनी वस्त्र है ना, उनमें नेपथलीन की गोलियां डाल के छोड़ते हैं जिससे उन पे कीड़े मकोड़े ना लगे, तो नेपथलीन की गोलियां डाल के छोड़ते हैं। लेकिन जब अपन सर्दियों का समय आता है और वापस कपड़े निकालते हैं तो अपने को गोलियां नहीं मिलती, सॉलिड डाली थी फिर गई कहाँ, इसका मतलब वो वाष्प बन कर आप कपड़े है ना, कपड़े में आपके नेपथलीन की सुगंध आती है। कि क्या मतलब हुआ इसका, कि वो जो गोलियां है ना वो वाष्प बन के उड़ गई। और भी ऐसा कर सकते हो, जैसे एक टोपिया है, कोई बर्तन है, बर्तन भगोने के अंदर आप कपूर की गोली डालो कोई और उसको गर्म करो, थोड़ी देर में वो वाष्प बनेगी और वाष्प बन के ऊपर चिपक जाएगी, थोड़ी देर बाद वापस उसको ठंडा करोगे तो फिर वो नीचे पेंदे में बैठ जाएगी। मतलब वो द्रव में तब्दील नहीं होती, सीधी सीधी क्या करती है, ठोस से वाष्प बनती है। तो ऐसा देखा जाता है कहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल बात करें नौसादर आयोडीन में, कपूर जहाँ पर है, नेफ्थलीन, और जैसे नमक प्लस नौसादर को पृथक किया जाता है। नमक व नौसादर को पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन जो टेक्निक है वो काम में ली जाती है। इसके द्वारा नमक है वो नौसादर से क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है। क्योंकि जो नमक से अगर नौसादर मिला हुआ तो नौसादर को गर्म करेंगे ना, तो जो गर्म करने पर जो नौसादर है वो ठोस किस में बदल जाएगा, वाष्प के अंदर बदल जाएगा, और अगर ठंडा करेंगे तो वाष्प वापस है किस में बदल जाती है, ठोस में। ये प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। एक प्रक्रिया होती है अवसादन व निथारना। जैसे मान लो बालू कोई मिट्टी है और उसमें पानी गिरा, पहले बार में देखा था ना यहाँ पर अपन, वो तो छानना हो गया, पर बालू मिट्टी है उसमें पानी है, पानी में बालू मिट्टी गिर गई तो थोड़ी देर में मिट्टी क्या होगी, पेंदे में बैठ जाएगी, तो अपन ऊपर ऊपर का उतार लिया पानी,
तो ऊपर ऊपर का किसी चीज़ उतार लेते हैं, अलग कर लेते हैं उसको, कोई चीज़ जैसे सॉलिड गिर गया किसी लिक्विड में तो वो पेंदे में जाएगा, पेंदे में जाने के बाद ऊपर ऊपर का क्या कर देते हैं, उतार लिया, उस उतारने को क्या कहते हैं, निथारना या अवसादन कहते हैं। तो जो बालू मिट्टी है वो तो अवसाद में पेंदे में बैठ गई और पानी अपन ने क्या कर लिया, निथार लिया, अलग कर लिया। ठीक है, इसी प्रक्रिया के तहत जैसे मान लो आपका कहीं पानी आ रहा है घर में, तो अपन जो पानी के टैंक बने होते हैं ना उनमें फिटकड़ी डाल देते हैं। तो फिटकड़ी क्या करेगी, बाकी जो भी कचरा जो है ना उसको पेंदे में जमा कर लेती है। तो फिटकड़ी का क्या गुण है कि चारों तरफ के कंदरे जो कचरा पानी में भरा पड़ा है, जो सॉलिड भरा पड़ा है, उस सॉलिड को इकट्ठा करके पेंदे में बैठा लेगी। अब आप ऊपर ऊपर का पानी पियोगे तो वो पेंदे में पड़ा रहेगा कचरा, तो कचरा आपकी बॉडी में नहीं जाएगा। तो पानी में इसलिए क्या डाली जाती है, फिटकड़ी डाली जाती है। अवसादन में निथारना प्रक्रिया होती है। ये एक प्रक्रिया है आसवन। देखो कोई द्रव है उसको वाष्प में बदलना प्रक्रिया कहलाती है वेपोराइजेशन या वाष्पन। तो कोई द्रव है, आप उसको गर्म करो गर्म करो गर्म करो गर्म करो तो क्या होगा, वो पानी है, पानी को लगातार गर्म करोगे तो क्या होगा, वाष्प बनेगी, उसकी भाप बनेगी और वो बाहर निकलेगा। और उसी तरह से जो वापस उसी द्रव्य को, उसी कंडीशन को संघनन किया जाएगा तो फिर वो किस में बदल जाएगा, द्रव्य में बदल जाएगा। जैसे एक मटका है, मटके के अंदर पानी लिया, गर्म करे जा रहे हो, उस मटके के ऊपर एक मटका और रख दिया, उस मटके के छेद कर दिया, तो पानी जो गर्म किया उसकी भाप बढ़ते बढ़ते दूसरे वाले मटके में जा रही है, और दूसरे वाले मटके से अपन एक पाइप निकाल दी, तो भाप बढ़ के जो पानी गया ना ऊपर, वो जैसे ही पाइप में जाएगा फिर पानी का रूप धारण कर लेगा। तो जो जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे वैसे बोतल में आता रहेगा। तो इसका जो जो आ रहा है ना वापस द्रव बनकर, वो तो संघनन प्रक्रिया है। और जो भाप बन के ऊपर उठ रहा है वो क्या है, आपके वाष्पन प्रक्रिया है। तो ऐसा डिस्टिल वाटर बनाते हैं, आशुद्ध जल बनाने की प्रक्रिया है, उसको कहा जाता है आसवन, या इंग्लिश में बोलेंगे डिस्टिलेशन। ठीक है, इस प्रकार से अलग किया जाता है। ये वाली बात हो गई आसवन। एक प्रक्रिया है क्रिस्टलीकरण। इसमें ऐसा बोल सकते हैं कि जो ठोस है ना, ठोस को द्रव से अलग करना, ठोस को द्रव से क्या करना है, अलग करना है। सॉलिड को है वो आपके लिक्विड से अलग करना है। जैसे इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो एक गिलास के अंदर आप फिटकड़ी डाले जा रहे हो, पानी को गर्म करे जा रहे हो और साथ साथ में फिटकड़ी डाले जा रहे हो, डाल दी पानी के अंदर, फिटकड़ी मिक्स हो गई, थोड़ी देर बाद जैसे ठंडी हो गई ना फिटकड़ी पानी, अब अपन उसमें एक फिटकड़ी का मोटा डला डालेंगे, लटका दिया, तो आप देखोगे कि जो बाकी की फिटकड़ी वाले छोटे छोटे कण है ना वो भी वहां पर क्या कर जाते हैं, आ जाते हैं और उसके साथ में चिपक जाते हैं। तो छोटी डली थी वो थोड़ी देर में बड़ी डली में कन्वर्ट हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल बन गए उसके। तो जो मिल गया ना वो मिलकर क्या करता है, वापस से किसी एक स्थान पर इकट्ठा हो जाएगा तो उसके बन जाएंगे क्रिस्टल। इस प्रक्रिया को कहा जाता है क्रिस्टलीकरण। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीकरण। एक देखिए प्रक्रिया होती है, मैं सारे के सारे आपकी किताबों से ही करवा रहा हूं, विभेदी निष्कर्षण, विभेदी निष्कर्षण, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, इंग्लिश में लिखो तो डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन की प्रक्रिया होती है। इसमें क्या है, जैसे अपने सबसे पहले पढ़ा था अमिश्रणीय द्रव्यों को पृथक करना। अमिश्रणीय द्रव्य मतलब जो मिक्स नहीं हो रहे ना, मिश्रण तो है लेकिन आपस में मिला नहीं है, उसको अलग करना। जैसे मान लो पानी में तेल मिल गया, उसको पृथक करने के लिए क्या करते हैं, विभेदी निष्कर्षण। क्योंकि इन दोनों का जो है वो अलग अलग एरिया है, अलग अलग जो क्राइटेरिया है, अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो द्रव है वो कभी भी, तेल है वो कभी पानी में मिलेगा नहीं, तो अपन क्या करेंगे, पानी को तेल से अलग करते हैं। इस प्रक्रिया कहलाती है विभेदी निष्कर्षण। और लास्ट में एक प्रक्रिया और देख लो जिसको बोलते हैं प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जैसे यहां पर दोनों द्रव्य है, ये इनको पृथक कर रहे हैं, आराम से पृथक कर लेंगे क्योंकि ये दोनों मिश्रण मिक्स नहीं हो रहे और दोनों का अलग अलग क्वथनांक है, अलग अलग एक तरीके से गलनांक है, सारी चीजें अलग अलग हैं। लेकिन अगर ऐसे अपने पास में दो द्रव्य हों, ऐसे दो द्रव्य जिनका क्वथनांक लगभग समान हो, अंतर नहीं हो, क्वथनांक और गलनांक अभी देखेंगे अपन,
उनमें कोई अंतर नहीं हो, उनको पृथक कैसे करें? तो उनको पृथक करने के लिए क्या कर देते हैं कि जो वाष्प है ना, वाष्प उसकी वाष्प बनाते हैं, और जो वाष्प बनी ना द्रव्य है उसको पिघलाया जाता है और वो वाष्प में बदलता है। तो वाष्प बढ़ने पर उसके साथ में वाष्प बढ़ने के दौरान क्या कर देते हैं कि अपने पास में दो स्तंभ बने होते हैं जिनको बोलते हैं प्रभाज स्तंभ। उन स्तंभों में से जब उसको गुजारा जाता है कुछ उस वाष्प को, तो ऐसी परिस्थिति में जो इसका कम क्वथनांक है ना, जिसका कम क्वथनांक है, क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा तापमान जिसके ऊपर कोई चीज उबलने लग जाती है उसको उसका क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं। ऐसा तापमान जिस पर कोई चीज गलने लग जाती है उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक। दो शब्द आते हैं, गलनांक। ऐसा तापमान जिसके ऊपर कोई चीज गलने लग जाती है, तो ठोस का द्रव्य में गलने की अवस्था, जिस ठोस को आपने ताप दिया और गलने लग जाती है वो उसका तापमान है गलनांक। और आपने द्रव्य को तापमान दिया तो वो वाष्प बढ़ने लग जाती है, तो द्रव्य का वाष्प में बदलना उसका कहलाता है क्वथनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहलाते हैं। उसको अपन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ठोस का द्रव्य में बदलना। तो जिसका कम क्वथनांक होगा ना भाई, वो थोड़े टेम्परेचर पर क्या हो गई? बॉइलिंग हो गई, बॉयल हो गई। वो क्या होगा? जल्दी। भाई इसको गर्म किया एक साथ, तो गर्म करने के साथ साथ में जैसे गर्म कर रहे हैं तो एक है वो कम क्वथनांक पे थोड़ी सी बॉइलिंग पॉइंट पे क्या करने जाती, वाष्प बदलने लग गई, तो वो इसमें से नली में से गुजरेगी, तो उसको पहले अलग कर लेंगे, फिर उसके बाद में दूसरा जो द्रव्य है वो क्या करेगा? थोड़ा देर से उबलेगा, क्योंकि उसका क्वथनांक क्या है? थोड़ा सा अंतर है। तो थोड़ा भी अंतर होगा ना, तो क्वथनांक लगभग समान है लेकिन कोई तो थोड़ा बहुत अंतर होगा। तो थोड़ा बहुत अंतर जिसका है वो क्या करता है? थोड़ा लेट बॉइलिंग पॉइंट है उसका बीपी थोड़ा सा लेट है, इसलिए उसको अलग से पृथक कर लेते हैं। तो प्रभाज स्तंभ में से कम क्वथनांक वाला क्या होगा? उसका जल्दी अलग हो जाएगा, और ज़्यादा जिसका क्वथनांक है वो थोड़ा सा बाद में आएगा, उसको पृथक कर लिया जाएगा। ऐसा पृथक्करण कब करते हैं? जब आपको डीजल से पदार्थों को पृथक करना हो, या फिर पेट्रोल में पदार्थों को पृथक करना हो, या केरोसिन से पदार्थों को पृथक करना हो। ऐसी परिस्थिति के अंदर इस प्रकार की प्रक्रिया को काम में लिया जाता है। ये 14 स्टेप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि पदार्थों का पृथक्करण कैसे करते हैं। दूसरा टॉपिक है अपना भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब किसी चीज में बदलाव हुआ, कोई चीज नॉर्मल थी उसमें कोई ना कोई चेंजेज आ गया, उसको अपन क्या कह सकते हैं कि परिवर्तन हुआ। एक दो एग्जांपल समझो आप। जैसे मान लो कोई मोम है ठोस के रूप में, मैंने क्या कर दिया? उसको गर्म किया, मोम को गर्म किया, क्या हो गई? पिघल गई वो, और किस में तब्दील हो गई? द्रव्य में। अगर उसको फिर वापस क्या कर लिया? ठंडा कर दिया, किस में बदल गई? ठोस में बदल गई। ठीक है, एक उदाहरण समझो। दूसरा, मेरे पास कोई द्रव्य है, उसको मैंने गर्म किया, वाष्प में बदल गया। पानी है, गर्म किया, वाष्प में बदल गया, फिर ठंडा किया, द्रव्य में बदल गया। दूसरा उदाहरण। तीसरी बात, लोहा है लगभग काले कलर का, गर्म करे जा रहे हैं, थोड़ी देर में देखते हैं कैसा लगने लग जाता है? लाल रंग का, रंग में परिवर्तन आया। फिर ठंडा किया, वापस उसी कलर का हो जाता है। लोहार के पास देखते हो लोहा है ना, उसको लगाए रखते हैं अंदर, तो थोड़ी देर में आप अपने घर पे करके देख लेना, कोई भी चीज़ है ना उसको लोहे की उसको गर्म करना लगातार वो लाल दिखने लग जाएगी, लेकिन आप उसको वापस निकालोगे थोड़े समय बाद उसी स्थिति में वापस आ जाएगी। ये परिवर्तन हुआ। ठीक है। चौथा, इन तीनों बातों के आधार पर आप ये बात समझ सकते हो। एक उदाहरण दो। बर्फ है, थोड़े समय बाद में टेम्परेचर मिला, क्या हो गई? पानी में तब्दील हो गई। फिर आपने उसको टेम्परेचर माइनस वाला मिला, फिर किस में बदल गई? बर्फ में बदल गई, वापस बदल गई। ये जो परिवर्तन नजर आ रहे हैं ना, इनको बोलते हैं अस्थायी परिवर्तन। अस्थायी परिवर्तन, स्थायी नहीं है। ये इसमें बदल गया फिर वापस इसमें बदल गया, ये इसमें बदल गया फिर वापस बदल गया, ये इसमें बदल गया फिर वापस इसका कलर बदल गया, ये इसमें बदल गया फिर वापस बदल गया। ये तीर का निशान जो लग रहा है ना, उसका मतलब स्थायी परिवर्तन नहीं है, ये अस्थायी परिवर्तन है, जिसको बोलते हैं उत्क्रमणीय। और यहां देख रहे हो आप, इस वाली परिस्थिति में आपने देखा कि कोई नया पदार्थ नहीं बना,
नहीं बना। ऐसा कोई परिवर्तन, समझो बात को, ऐसा कोई परिवर्तन जो अस्थायी परिवर्तन होता है, जो उत्क्रमणीय होता है, जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना और वो पदार्थ वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है, ऐसे परिवर्तनों को कहा जाता है भौतिक परिवर्तन। इसके विपरीत ऐसा कोई परिवर्तन जो स्थायी परिवर्तन होता है, ऐसा परिवर्तन जो अनुत्क्रमणीय होता है, मतलब एक बार बदल गया जो वापस नहीं आएगा, रिवर्स नहीं चलेगा, और जिसमें कोई नया पदार्थ बनता हो, उनको क्या कह सकते हैं? रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। एक प्रक्रिया देखो, ठोस है, गर्म किया, द्रव्य में बदल गया, फिर गर्म किया, वाष्प में बदल गया। तीन बातें भी ना। ये गैस में बदल गया, ठोस द्रव्य गैस। इधर ठंडा किया, द्रव्य में बदल गया, फिर ठंडा किया, वापस किस में बदल गया? ठोस में बदल गया। कोई ठोस पदार्थ था, ये पदार्थ की अवस्थाएं हैं अलग अलग। कोई ठोस पदार्थ है, उसको आपने क्या कर दिया? गर्म कर दिया, द्रव्य में बदल गया, फिर गर्म किया, गैस में बदल गया, गैस को आपने ठंडा किया, द्रव्य में बदल गई, और द्रव्य को ठंडा किया, आपने किस में बदल गया? ठोस में बदल गया। ये सारी प्रक्रिया होती है। अब इसके अंदर आप देखो, ये जो प्रक्रिया ना, ये वाली, ये कहलाती है गलन, ये प्रक्रिया कहलाती है वाष्पन। दो प्रक्रिया हो गई, गलन और वाष्पन। ये प्रक्रिया कहलाती है संघनन, और ये प्रक्रिया कहलाती है पिंडन। ठोस का द्रव्य में बदलना गलन, इसी को गलनांक बोलते हैं। द्रव्य का वाष्प में बदलना या गैस में बदलना, इसे कहते हैं वाष्पन, इसी को क्वथनांक बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट, इंग्लिश में इसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। फिर आपके पास में गैस है, उसको कंडेंसेशन हुआ, उसका संघनन हुआ, वो किस में बदल गई? द्रव्य में। द्रव्य को और संपीड़ित किया अपन ने, कंप्रेस्ड किया, किस में बदल गया? ठोस में बदल गया। ये प्रक्रिया ठंडे से होती है, ये प्रक्रिया गलन से होती है। इनको अपन कह सकते हैं अवस्था परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। पर जो परिवर्तन इस कंडीशन में आते हैं कि अस्थायी होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं, वापस पलट सकते हैं और नया पदार्थ नहीं बनता, उनको कहते हैं क्या? भौतिक परिवर्तन। और जिनमें ये इसके विपरीत प्रक्रिया होती है, उनको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब इनमें देखो अंतर, देखो आप, दो प्रकार के आपने देखे अंतर। एक अंतर क्या है? अस्थायी, दूसरा मान लो स्थायी। कोई भी चीज मैं आपको बताऊं, ये कागज है, ठीक है, इसको फाड़ दिया, ये अस्थायी परिवर्तन है, अभी भी ये कागज ही है, अब कोई प्लेन नहीं बनाई है। तो कागज ही पहले था और कागज ही अब है, कोई अवस्था में परिवर्तन नहीं आया। कैसा परिवर्तन आया? आया तो अस्थायी परिवर्तन आया, ठीक है। कागज ही है, इसके जो काम है उसमें कोई फर्क नहीं आया। लेकिन इसी कागज को अगर जला दिया जाए, इसी कागज को अगर जला दिया जाए, ऐसी परिस्थिति में जो राख बन गई ना, वो कार्बन बन गया, अब उससे वापस कागज नहीं बन सकता। और ये परिवर्तन इसमें कागज ही है, अभी भी कागज ही है, बन क्या सकता है? तो ये परिवर्तन कागज का फटना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। और कागज का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ये दो परिवर्तन हो गए। तो ऐसा परिवर्तन एक तो स्थायी, एक अस्थायी, ठीक है। दूसरा परिवर्तन उत्क्रमणीय, मतलब परिवर्तन ऐसा हो गया और वापस रिटर्न आ जाएगा, इसको बोलेंगे अनुत्क्रमणीय। इसमें ऐसा बोल सकते हैं कि नया पदार्थ नहीं बनता, और इसमें ऐसा बोल दिया नया पदार्थ बनता है।
इसको बोला जाएगा क्या? भौतिक परिवर्तन। इसको क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन। भौतिक का मतलब जिसकी भौतिकी में परिवर्तन होता है, भौतिक स्थिति में परिवर्तन होता है। भौतिक गुण का मतलब जैसे किसी पदार्थ की आकृति है, किसी पदार्थ का आकार है, उसकी ठोस है, द्रव है, गैस है, ताप दिया, दाब दिया, ये सब क्या है? ये भौतिक परिवर्तन है सब। अब उदाहरण समझो आप, जैसे मान लो उदाहरण बर्फ का पिघलना। अब उसको आप वापस ठंडा कर दो, फिर बर्फ बन जाएगी, उत्क्रमणीय हो गया ना। अस्थायी परिवर्तन है, कोई नया पदार्थ नहीं बना, पहले भी पानी था, अभी पानी है। बर्फ का पिघलना। उदाहरण नमक का जल में घुलना, या नमक का शक्कर में घुलना, या शक्कर का जल में घुलना। इस प्रकार से नमक को जल में घोला गया, कोई नया पदार्थ नहीं बना, अब भी वो नमक खारा नमक होता है और जल में घुलने के बाद भी खारा ही होता है। गर्म करो आप, अलग कर सकते हो वापस, कोई नया पदार्थ नहीं बना। या पानी में घोला तो पहले भी वो पानी था और बाद में पानी है, उसमें कोई अंतर नहीं है। गर्म करोगे फिर अलग हो सकता है, पृथक्करण अभी पढ़ा था अपने, पृथक कर सकते हैं। तो कोई नया पदार्थ नहीं बना, इसको क्या कह सकते हैं अपन? अस्थायी भौतिक परिवर्तन कहते हैं। बल्ब का जलना, आप बल्ब को जला रहे हो, वो तार है, वो धातुएं वो जल रही हैं, थोड़ा समय बंद हो जाएंगे, फिर आप जला दोगे, फिर अस्थायी परिवर्तन है। इसको क्या कहते हैं अपन? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जल से वाष्प बनना, वाष्प से वापस क्या बन सकता है? जल बन सकता है। क्या है? भौतिक परिवर्तन है। ब्लेड है, ब्लेड को अभी लोहार वाला एग्जांपल देखा था, आग पर गर्म करना। गर्म करोगे तो आपको थोड़े समय में लाल नजर आएगी, फिर आप ठंडा करोगे, फिर वापस उसी परिवर्तन में आ जाएगा। ये अस्थायी परिवर्तन है। और कोई एग्जांपल दूं? एक अपन ने पढ़ा था अभी, क्रिस्टलीकरण। इन सब का क्या मतलब हुआ कि ऐसा कोई भी परिवर्तन जो वापस अपनी पोजीशन में जा सकता है, अस्थायी है, उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ना सुगंध में कोई बदलाव आया, ना कोई कलर में बदलाव आया, कोई स्थिति आई नहीं है, आया तो वापस परिवर्तन होके फिर उसी स्थिति में आ जाएगा, उसको कहा जाता है क्या? आपके अस्थायी परिवर्तन। नमक को जल में घोल दिया, अब भी आप ना कोई सुगंध में बदलाव, ना कोई कलर में बदलाव, ना कोई स्थिति में बदलाव, और बदलाव हो भी गया कुछ तो वापस उसी पोजीशन में उसको लाया जा सकता है। उसको क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, कौन सा भौतिक, ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में। आगे देखो, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस में अगर अपन चलेंगे तो देखो अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। ये सारा काम हो रहा है। दही जमना, दूध जमाया आपने और दूध के बाद में सुबह उसका दही बन गया। अब दही से वापस दूध नहीं बना सकते, दूध का अलग स्वाद होता है, दही का अलग स्वाद होता है। नया पदार्थ बन गया, रात को दूध था, सुबह बन गया दही। ये क्या हुई? रासायनिक प्रक्रिया हो गई, रासायनिक प्रक्रिया आपने इसके अंदर डाल दी। ठीक है। एक टायर है, टायर का जलना, मतलब किसी भी प्लास्टिक का, रबड़ का जलना, उसी पोजीशन में वापस नहीं लाया जा सकता उसको। उसके बाद में भोजन का पाचन, ये पूछा जाता है। भोजन का पाचन क्या है? अपने आप में एक रासायनिक अभिक्रिया है, उनमें वापस नहीं बदलता। आपने भोजन कर लिया, अमाशय में 3 घंटे बाद भोजन पच गया, फिर मान लो किसी तरह से बाहर निकाल लो, और जो वोमिट होना उससे वापस भोजन थोड़ी बनाया जा सकता है, नहीं बन सकता। ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन होता है। एक आपका लोहे पर जंग, लोहे पर जंग लगती है ना, उसको भी क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। क्वेश्चन पूछा जाता है, लोहे पर जंग लगने पर लोहे के भार में कमी आती है, वृद्धि, भार में क्या होगा? वृद्धि होगी, हमेशा भार बढ़ जाएगा। लोहे पर जंग ना लगे, उसके लिए लोहे पर जंग ना लगे, अलग अलग लिख लेना आप, उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जिंक की परत चढ़ाते हैं, जिसको बोलते हैं गैल्वेनीकरण, या बोलेंगे यसद लेपन। अपन घर में स्टील का बर्तन काम में लेते हैं, उस पर जंग नहीं आता,
क्योंकि उसमें क्या होता है, लोहे में क्या क्या मिला दिया जाता है, कार्बन, मैग्नीज, निकेल, क्रोमियम, ये सब मिलाए जाते हैं निश्चित अनुपात में, तो जो प्रक्रिया बनती है उसको बोलते हैं स्टील, और स्टील के ऊपर जंग नहीं आता। ये क्या है, रासायनिक प्रक्रिया है, लोहे पर जंग लगना। और एक एग्जांपल है मैग्नीशियम फित्ते का जलना। जलना कोई भी चीज आएगा तो वहां पर ये क्या है, आपके रासायनिक परिवर्तन ही है। कटा हुआ सेब देखते हो आप, सेब के अंदर क्या होता है, थोड़े समय में ब्राउन कलर का सा हो जाता है, लाल लाल सा हो जाता है। तो कटे हुए सेब के अंदर, सेब में आयरन है, लोहा है, और वातावरण में गैस है, कौन सी, ऑक्सीजन। तो लोहा और ऑक्सीजन क्रिया करते हैं और क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं आयरन ऑक्साइड। अब आप उसको वापस उसी पोजीशन में नहीं ला सकते, आपको खाना है तो थोड़ा सा ऊपर कैसे काट के खाते हैं। ये कलर बदल गया किसके कारण से, आयरन ऑक्साइड के कारण से। ऐसी स्थिति आती है, कटे हुए सेब में रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद देखो मेहंदी रचना। अब मेहंदी ग्रीन कलर की है, लगा लिया, लगाने के बाद में जब उसको थोड़े समय बाद में, घंटे 2 घंटे बाद में उतारते हो तो आपके हाथ लाल हो जाते हैं, तो मेहंदी का रंग लाल पड़ गया। क्यों पड़ा, क्यों हुआ ऐसा, इसमें देखो मेहंदी है ना, मेहंदी के अंदर 3 चीजें होती हैं, एक क्विनोन, एक आपके नेफ्था क्विनोन, और एक होता है लासोन। ये यौगिक होते हैं मेहंदी के अंदर। अब जो लासोन है ना, लासोन वो अपने आप में रंगहीन है, पर जैसे ही ये लासोन है वो वायु प्लस सूर्य के संपर्क में आता है, उसको वायु अगर सूर्य मिल गया ना तो ये रंगहीन लाल रंग छोड़ देता है। ये रासायनिक परिवर्तन है। तो मेहंदी आपने लगाई, लगाने के बाद मेहंदी रच गई, अब क्या उसको वापस हरे कलर में तब्दील किया जा सकता है, नहीं बदला जा सकता। ये सब ऐसे परिवर्तन क्या हैं, आपके रासायनिक परिवर्तन हैं। ये सारे क्या हैं, भौतिक परिवर्तन। एक आता है मोमबत्ती का जलना, ये दोनों परिवर्तन है, भौतिक भी है और रासायनिक भी है। क्योंकि मोमबत्ती जलती है तो कोई चीज जल रही है तो रासायनिक परिवर्तन आ ही रहा है, उसका धागा है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, कार्बन बनता जा रहा है, आप उससे वापस नहीं बना सकते। पर जो मोम जल गया, नीचे गिर गया, आप उससे वापस क्या कर जा सकते हो, उसको पिंगल के नीचे गिर गया, उससे वापस मोम बनाया जा सकता है। तो दोनों प्रकार के परिवर्तन है यहाँ पर मोमबत्ती का जलना। इस प्रकार से आप ये देखते हो कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, पदार्थों की अवस्थाओं में परिवर्तन, साधारण सा टॉपिक है, आप इसको आसानी से समझ सकते हो, नोट कर लेना, लिख लेना। मैं सभी किताबों का सार गर्भित आपको दे रहा हूं, सार निकाल कर, आप खुद भी पढ़ सकते हो उन चीजों को, लेकिन मैं सब का मिला मिलूकर बढ़िया सा आपके लिए मैटर तैयार करके और फिर आपको क्या करा जा रहा है, प्रोवाइड करवाया जा रहा है। वीडियो लंबा हो रहा है, लास्ट पॉइंट लिखता हूं। देखो 2-3 बातें मैंने बता दी आपको। तापमान और दाब का क्या प्रभाव है पदार्थ की अवस्थाओं में। एक आता है गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, एक आता है क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। साधारण सा पता चल रहा है, वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बन जाए उसे कहते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक है। बर्फ का गलनांक होता है 273.16, मतलब बर्फ को अगर 273.16 केल्विन टेम्परेचर दिया जाए तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है। कोई ठोस पदार्थ है वो पानी में बदल जाए, ठोस पदार्थ है वो द्रव में बदल जाए, वो तापमान, अब हर किसी ठोस का अलग अलग तापमान हो सकता है। कोई ठोस है, मान लो उसको कितना तापमान दिया, 50 डिग्री हुआ तो बदल गया, किसी को 100 डिग्री देना पड़ा, किसी को 200 डिग्री देना पड़ा। जो तापमान लेकर पदार्थ ठोस है वो द्रव में बदल जाए, वो उसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है, उसका गलनांक है। भाई ये तो इतने डिग्री सेंटीग्रेड पर गल गया, ये इतने डिग्री सेंटीग्रेड पर गल गया, ये इतने डिग्री सेंटीग्रेड पर गल गया। तो हर किसी चीज का गलनांक एक अलग अलग पदार्थ हो सकता है, तापमान हो सकता है, इसे संगलन भी कहते हैं। अब देखो, एक एटमॉस्फेयर दाब पर, अगर एक एटमॉस्फेयर दाब है और 1 किलो अपने पास में कोई ठोस है, उसके एमपी पर कौन सा मान है उसका जिस पर उसको द्रव्य में बदला जा सकता है, उसके लिए जितनी उष्मा चाहिए ना, उस उष्मा को कहा जाता है गुप्त उष्मा या एंथैल्पी। सीधी सीधी परिभाषा याद कर लेना, बस ये इस बात से समझ में आ जाएगा, ज्यादा और नहीं जाना कहीं इस पे। आगे देखो, बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक, वह तापमान जिस पर द्रव्य को क्या कर सकते हैं, गैस में बदल सकते हैं। एक बात यार, यहां पर ठोस को द्रव्य में बदला,
गर्म किया, और द्रव्य को गैस में बदला, क्या किया, गर्म किया। यहाँ पर है ना, इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं गलनांक, इसको बोलते हैं क्वथनांक। और इस काम के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उनको यहां की गुप्त उष्मा, गलनांक की गुप्त उष्मा, और यहां पर कहते हैं क्वथनांक की गुप्त उष्मा या एंथैल्पी कहा जाता है। बात आती है दाब की। तो गैसीय अवस्था में कोई चीज है, उसको आपने दाब दिया ना, तो गैसों के जो पदार्थ के कण हैं उनको दाब देकर आप संपीड़ित कर सकते हो और गैस को द्रव्य में बदल सकते हो। जैसे सीएनजी है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस है ना, उसको कंप्रेस किया गया, संपीड़ित किया गया। तो गैस को संपीड़ित करके क्या कर रहे हैं, द्रव्य अवस्था में बदला। लेकिन द्रव्य के बाद में और ज्यादा संपीड़न दोगे तो फिर वो ठोस में नहीं बदल सकती। तो ऐसा प्रेशर का है। तो प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाया जाएगा वैसे गैस में कण है वो अलग अलग होते हैं, दूर दूर होते हैं, पास पास आ जाते हैं और किस में तब्दील हो जाते हैं, द्रव्य में बदल जाते हैं। ये आपने पदार्थ से संबंधित लगभग सारी बातें पढ़ ली। अब अगले टॉपिक में अपन परमाणु संरचना पे चलेंगे। आप तक आपने क्या पढ़ा, पदार्थ को कंप्लीट पढ़ लिया कि पदार्थ क्या चीज है, क्या उसकी अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव्य और गैस के बारे में पढ़ लिया। पढ़ने के बाद आपने परमाणु है, अणु है, उसके बाद में आपके तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, समांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, उनको पढ़ा। उसके बाद में आपने क्या पढ़ा कि ये जो मिश्रण है इसमें से पदार्थों को पृथक कैसे करें, तो पदार्थों का पृथक्करण पढ़ लिया। उसके बाद में पदार्थों की अवस्थाएं क्या क्या होती हैं, भौतिक और आपने रासायनिक अवस्थाएं पढ़ ली, उसमें क्या परिवर्तन होता है वो पढ़ लिया, और उन पर तापमान और दाब का क्या परिवर्तन होता है ये अब तक आपने पढ़ लिया है। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, नमस्कार।